जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं थेल्स का प्रमेय। थेल्स के प्रमेय का कथन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कोई एक त्रिभुज है, उसमें आपको एक किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है और वो रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती हुई जाए। तो अगर ये एक भुजा के समांतर है और दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है तो यह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यह बात थेल्स जी ने बताया। अब इसका जो हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, देखिए ये कोई त्रिभुज है ABC, ठीक। इसमें किसी एक भुजा के समांतर, चलो मान लिया हमने BC के समांतर एक रेखा हम खींच रहे हैं ऐसे, तो BC के समांतर हमने जो रेखा खींचा है वो DE है और ये जो DE रेखा है ये AB और AC को विभाजित कर रही है। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि इन दोनों भुजाओं को ये रेखा समान अनुपात में काटेगी। समान अनुपात में काटने का मतलब क्या है कि AD बटे BD की जो भी वैल्यू होगी वो AE बटे EC के बराबर होगी, ठीक। अब वो त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, त्रिभुज ऐसे कोई भी बना लीजिए, ठीक। और हम इसके समांतर रेखा खींच देते हैं, ऐसे कर खींच दे रहे हैं इस भुजा के समांतर। तो ये PQR त्रिभुज है और इसको हम MN मान लेते हैं। कोई एक रेखा है जो कि PQ के समांतर है और ये PR और QR को प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ये रेखा इस भुजा के समांतर है तो इसको और इसको जो दो भागों में बांट रही है ये समान अनुपात में बांटेगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का अगर अनुपात निकाले हम RM बटे MP, ये किसके बराबर होगा? RN बटे NQ के बराबर होगा। बात क्लियर है? त्रिभुज कैसा भी हो, इसी में ही देखिएगा ऐसे, यदि हम इसको इस भुजा के समांतर ऐसे खींच दें, इस भुजा के समांतर PR के, तो MN हम यहाँ रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसको जरा छोड़ दीजिए, इसको देखिएगा, ये QM बटे PM वो किसके बराबर होगा? QN बटे RN या NR, जो भी कह लीजिए, ठीक। इस प्रकार त्रिभुज कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, वो समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई जानी चाहिए। तो ऐसी दशा में जो उन दोनों भुजाओं को काटने वाली रेखा खींची गई है दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, ठीक। इस बात को हमें इस प्रमेय के द्वारा सिद्ध करना है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी और त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सामान्य सा सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आपको समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम इस प्रमेय को देखते हैं। देखिए ये त्रिभुज है ऐसा कोई भी, ठीक। इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए तो इसका कोई नाम दे देते हैं MNO, ये त्रिभुज का नाम है। इसकी हमको ऊंचाई चाहिए और आधार चाहिए। इसमें आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, ध्यान समझिएगा। ऊंचाई हमेशा त्रिभुज की निकाली जाती है उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल करके, परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए हमने इस पर एक लंब डाला, ऐसे 90 डिग्री पड़ना चाहिए, ठीक। तो ये किस बिंदु पर, चलो P पे पड़ रहा है, तो PM या MP, ये जो MP है यही क्या है? ऊंचाई। जो लंब डाला गया है वो इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई, क्लियर। और इसका आधार क्या होगा फिर? आधार हमेशा वो भुजा होती है जिस पर लंब डाला जाता है, NO।
NO इसका आधार है और MP इसकी ऊंचाई है। बात समझ में आई? चलिए, अगर हम इसी त्रिभुज में लंब यहां से डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार NP ये क्या हो जाती? ऊंचाई। क्लियर? ये ऊंचाई हो जाती और आधार क्या होता? इस भुजा पर पड़ रहा है ना लंब, MN पर, तो ये हो जाता आधार। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक, कोई भी, चलो इधर देख लीजिएगा, अगर यहां से हम लंब डाले होते तो ये ऊंचाई हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाता? ये आधार हो जाता। बेटा जी टेंशन मत लीजिएगा, आप जब देखिए ऐसे लिखिएगा 1/2 गुणे आधार की जगह पे कौन सा लेंगे? ये MN। तो ऊंचाई कौन सी लेनी पड़ेगी? ये वाली OQ मान लीजिए, OQ। ठीक, और जब आप ये वाला आधार लेंगे, ये वाला, तो 1/2 गुणे आधार की जगह आप ले लेंगे MO, तो ऊंचाई कौन सी ली जाएगी? NP। ठीक है, और ये जो हमने मिटा दिया था एक बार और देख देते हैं, इसको लिख देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा ये क्या? T। तो 1/2 गुणे ऊंचाई क्या होगी? सॉरी, आधार NO, और ऊंचाई इस बार क्या होगी? MT। ठीक बेटा जी, एक ही त्रिभुज की 3 आधार हमने लिया है और 3 ऊंचाई लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस भुजा से, किस शीर्ष से लंब डाला जा रहा है और किस भुजा को आधार बनाया जा रहा है। भाई जिस पर लंब पड़ेगा वही भुजा आधार होगी, और जो लंब खींचा गया है वही ऊंचाई होगी। बस इतनी सी बात है। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी है, ये भी है, और ये तीनों के तीनों क्षेत्रफल इसी त्रिभुज के हैं। इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल एकदम समान, इनकी वैल्यू हमेशा समान आएगी, चाहे जैसे निकालेंगे आप। ठीक, तो यहां पर एक बात और समझनी जरूरी है। त्रिभुज के आकार के आधार पर कभी कभी हमारा जो शीर्ष लंब होता है वो त्रिभुज के बाहर पड़ जाता है। जरा देखिएगा कैसे। ये मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, इसको नाम दे देते हैं हम ABC। चलो देखिएगा, इस शीर्ष से मान लीजिए A से हम इस पर एक लंब खींचना चाहते हैं BC पर, शीर्ष A से भुजा BC पर लंब खींचना चाहते हैं। अब देखिएगा, अगर आप ऐसी कोई रेखा खींचते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कोई भी रेखा 90 डिग्री नहीं है, यानी लंब इस पर नहीं पड़ने वाला है। तो क्या इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब खींचा ही नहीं जा सकता है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम इस भुजा को ऐसे बाहर की ओर निकाल दें, थोड़ा सा बढ़ा दें, और अब इस पर हम लंब डालें तो शायद 90 डिग्री आ जाएगा। क्या बात क्लियर हुई है? हमने क्या किया है, इस भुजा को बढ़ा दिया है थोड़ा सा यहाँ तक, और जब बढ़ा दिए तो इस पर आकर के ये लंब पड़ गया। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए D पर लंब पड़ा हुआ है। ठीक, अब BC को बढ़ा करके D तक लाया गया, यानी भुजा BD आ गई। अब D पर लंब पड़ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे? 1/2, ये आपका क्या है? लंब मतलब ऊंचाई, और ये भुजा क्या है? आधार। यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है क्या, कि जब त्रिभुज पर शीर्ष लंब बाहर पड़ गया है, त्रिभुज के बाहर है भाई, त्रिभुज ये रहा आपका, यहीं तक है त्रिभुज, और ये लंब कहाँ पड़ गया? बाहर। अगर त्रिभुज पर बाहर की ओर लंब पड़ गया है तो हम आधार किसको लें? B से C तक लें या B से D तक लें? जरा याद करिए। अभी इसके पहले वाले त्रिभुज में मान लीजिए ABC है और लंब आपने ऐसे डाल दिए ऐसे D पर, तो 1/2 गुणे आधार ये भुजा हो रही है। तो बेटा जी आप D तक ले रहे हैं किसी दूरी को, या फिर पूरी BC ले रहे हैं? सिर्फ इतना बताइए। तो हम लोग लेते हैं क्या? BC। हमको D से कोई मतलब नहीं है। मतलब शीर्ष लंब किस बिंदु पर पड़ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है किस भुजा पर पड़ रहा है। तो यहाँ भी देखिएगा BC पर ही पड़ रहा है। वो अलग बात है कि BC के बाहर जाकर पड़ रहा है। ठीक, ये जो शीर्ष लंब खींचा गया है वो BC के बाहर खींचा गया है, ये अलग बात है। लेकिन हमको भुजा कौन सी लेनी है? केवल त्रिभुज की भुजा लेनी है, और त्रिभुज की भुजा केवल और केवल BC है। तो यहाँ पे आधार BC लिया जाएगा और ऊंचाई AD ली जाएगी। बात समझ में आई है? एक बार और ट्राई करते हैं। देखिए,
त्रिभुज हम बना देते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई त्रिभुज है, ये ऐसा ही ऊट पटांग ही त्रिभुज बनेगा तभी काम बनेगा। इसका नाम हम देते हैं PQR। देखिए मैं इससे लंब डालूंगा तो यहाँ पड़ जाएगा, लेकिन इससे लंब डालूंगा तो इस पर 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं भाई, 90 से ज़्यादा है। तो 90 डिग्री पढ़ने के लिए इसका क्या होगा, इसको आपको इधर बढ़ाना पड़ेगा, इस भुजा को, सॉरी इस भुजा को ऐसे बढ़ाना पड़ जाएगा। इस भुजा को हमने इधर बढ़ा दिया है। अब इस पर जो लंब डालेंगे हम वो यहाँ आकर के पड़ रहा है, ठीक। तो मान लेते हैं कि यम पे पड़ता है लंब, PM इसका क्या है, शीर्ष लंब है। और कहाँ पड़ रहा है, RQ भुजा पर पड़ रहा है, लेकिन इस QR भुजा को बढ़ाने के बाद जो बाहर एक बिंदु यम है उस पर पड़ रहा है जाकर के। अब इसका हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो 1/2 गुणे आधार, आधार क्या होगा इसका, QR, क्या होगा QR। क्यों, क्योंकि भुजा तो इसकी QR ही है ना, ये तो बढ़ाने पर लंब पड़ रहा है। हमने कहा लंब किस बिंदु पर पड़ता है, बिंदु से नहीं मतलब है, भुजा से मतलब है। भुजा कौन है, QR है। बढ़ाने पे पड़ रहा है या अंदर ही पड़ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको भुजा लेनी है, भुजा हम लेंगे QR, यानी यही इसका आधार है। और ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई बेटा होगी PM। बात समझ में आई, मतलब किसी त्रिभुज की ऊंचाई उस त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है, शीर्ष लंब बाहर भी हो सकता है, ठीक। इसका यहाँ इस प्रमेय को सिद्ध करने में थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने इसको पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। आ जाइए, इसके लिए किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमको पहले 2-3 हेडिंग याद होनी चाहिए। क्या, कि सबसे पहले लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। हमको इस जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कहा गया है, तो जो कहा गया उसी को कहते हैं दिया है या ज्ञात है। तो लिख दीजिएगा, दिया है। क्या दिया है आपको, इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज है, कोई ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE भुजा जो है वो BC के समांतर है, और AB को D और AE को E पर प्रतिच्छेद करने वाली ये रेखा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज ABC है, ठीक, जिसमें DE समांतर BC है, DE जो है BC के समांतर है, और बस इतनी सी बात है। उसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो कह रहा है कि यह रेखा कौन सी, DE दोनों भुजाओं को, किन भुजाओं को, AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कि AD बटे में DB या BD कह लीजिए, AD बटे में BD बराबर में AE बटे CE, ठीक। AD बटे BD बराबर AE बटे CE, यानी ये इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है। यही बात आपको सिद्ध करनी है, ये सिद्ध करना है, हो गया। अब प्रमेय में हमको एक तीसरी बात क्या करनी पड़ती है कि हमको रचना करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हर प्रमेय को सिद्ध करने के लिए रचना ही करनी पड़े, तो अगर रचना नहीं करनी होगी तो हम ये रचना वाली हेडिंग नहीं डालेंगे, लेकिन यहाँ रचना करनी पड़ेगी इस त्रिभुज में, तो हम यहाँ रचना डाल देते हैं हेडिंग। और रचना क्या करनी है आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। देखिएगा, पहली बात तो आप इस DE का ही पूरा खेल है इसमें। अगर ये DE भुजा ना खींची गई होती इसके समांतर तो इस प्रमेय का कोई मतलब ही नहीं होता। अब इस रेखा के ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, ADE, और हम जो रचना करने वाले हैं इसी रेखा से रिलेटेड 2 त्रिभुज और बन जाएंगे। रचना में क्या करेंगे, हम B को E से मिला देते हैं, B को
ई से मिला देते हैं तो एक त्रिभुज और बन गया, क्या, डी ई बी बन गया। किस भुजा पर, इसी डी ई पर ही बन रहा है। अच्छा एक और बन रहा है, डी ई सी को मिला देंगे तो एक त्रिभुज और बन जाएगा, डी ई सी और डी ई बी, दो त्रिभुज बन गए किस पर, इसी भुजा पर। और इसी भुजा पर ऊपर की ओर एक त्रिभुज ए डी ई था ही, ध्यान समझिएगा। हालांकि बनने को त्रिभुज तो ये भी बन रहा है, ये त्रिभुज ये, लेकिन इससे में कोई मतलब नहीं, हमको मतलब सिर्फ इन त्रिभुजों से। किसे किसे, ए डी ई, फिर डी ई बी और डी ई सी, तीन त्रिभुज बन गए। इन्हीं तीनों त्रिभुजों का प्रयोग करके हमको इस प्रमेय को सिद्ध करना है। ठीक, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो हम रचना में एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो इसमें बहुत सारी लाइन खींच उठेगी और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इसलिए पहले आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, ए डी ई और डी ई बी और डी ई सी, केवल इन्हीं तीन त्रिभुजों की बात करेंगे बस हम। तो त्रिभुजों को हमने आपको पहले बता दिया था, इस प्रमेय में त्रिभुज का क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी, और त्रिभुज के क्षेत्रफल किन के क्षेत्रफल की लगेगी आवश्यकता, तो जिन त्रिभुजों को मैंने नाम बताया अभी तीनों के, इसका, इसका और इसका, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ऊंचाई पता होनी चाहिए। ठीक, इनकी ऊंचाई चाहिए हमें। तो मैं इस शीर्ष से अगर इस भुजा पर बी डी पर लंब डालना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये उसी टाइप का त्रिभुज बन रहा है। थोड़ा इसको मैं बाहर बनाता हूँ, देखो ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे, कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है। बेटा जी वही वाला त्रिभुज बन गया जो भी इसके पहले बनाए थे हम। इसको आपको इधर ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के लंब पड़ेगा इस पर। ठीक, यानी बी डी को बढ़ाना पड़ेगा, और ये जब हम इसको बढ़ाएंगे तो किस पर बढ़ेगा, बी डी, डी, और यहाँ ध्यान से देखें तो ए है, देखिए डी को बढ़ाने पे क्या है, ए है। तो ई से जब हम लंब डालेंगे तो इस ए डी पे जाके पड़ेगा। ये बात को समझ रहे हैं कि नहीं, ई से लंब डालेंगे तो कहाँ पड़ेगा, ए डी पर। देखो ए डी पर, ए डी पर क्या लंब पड़ रहा है, इस भुजा का कोई नाम दे दीजिए भाई, इसको नाम दे देते हैं हम लोग एम। ठीक है, अच्छा ई एम जो है ये लंब पड़ गया किस पर, इस वाली भुजा पर। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री है तो भाई साहब इस पर भी तो पड़ रहा है, ए डी ई, इस त्रिभुज में भी तो ये लंब पड़ गया है। तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो इसी लंब से निकाल लेंगे, नहीं इसी ऊंचाई से, ई एम से ही। और जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे डी ई बी का, तो भी हम इसी ऊंचाई से निकाल लेंगे। बात समझ में आई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई चाहिए, तो आधार कौन सा लेंगे हम, बी डी लेंगे, और बी डी पर बढ़ी हुई भुजा पर लंब पड़ रहा है तो हम उसकी ऊंचाई का लेंगे ई एम। और जब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे आधार की जगह पे ए डी लेंगे और ऊंचाई की जगह पे ई एम ले लेंगे। बात समझ में आई, जब हम इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात करेंगे तो। अच्छा, और एक त्रिभुज यहाँ पे कौन सा है, डी ई सी भी है, तो डी ई सी का भी क्षेत्रफल हमको चाहिए होगा, और डी ई सी का जब क्षेत्रफल चाहिए होगा तो हम इस पर भी एक ऊंचाई चाहिए हमें। तो जरा सा एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ और डी ई को ऐसे पड़े रहने देता हूँ मैं, डी ई ऐसे पड़े रहने दीजिए, और सी आपका किस तरफ है, इस तरफ है, ऐसे। ठीक, सी ऐसे है, यहाँ पे सी है, देखिए ऐसे है। ठीक है, अब बेटा जब हम डी से लंब डालेंगे, अभी तक इस डाल, अब डी से लंब डालेंगे तो इस पर लंब इस तरफ कहीं नहीं पड़ेगा, बाहर पड़ेगा इसके। जब बाहर लंब पड़ेगा ऐसे, ठीक है, तो इस सी ई भुजा को बढ़ाने पर, तो सी ई भुजा को जब बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगी, एक ही ओर जाएगी ना। अरे भाई एक ही ओर ही तो जाएगा, ये ऐसे जा करके, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे ए है। ठीक, और ए ई पर ही एक लंब पड़ जाएगा ये, और ये लंब जो है इस त्रिभुज का भी होगा और फिर इसका भी तो बन जाएगा। देखिए ऐसे लंब डालेंगे, डी से इस पर जाके पड़ेगा, और कहाँ पड़ रहा है, किस बिंदु पर, इसको हम एन मान लेते हैं। तो ये जो डी एन है इस डी ई सी त्रिभुज का लंब है, शीर्ष लंब है, और किस पर है, ई सी, सी ई भुजा पर। ठीक, इस त्रिभुज में भी यही लंब है ए ई पर, कौन, डी एन। तो डी एन जो है इस आधार पर लंब है और इस आधार पर भी लंब है, क्लियर। उसी प्रकार ई एम जो है वो इस आधार पर भी लंब है, यानी इस त्रिभुज में, और इस आधार पर भी लंब है इस त्रिभुज में। बात समझ में आई कि नहीं। तो हमने रचना में क्या किया है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने रचना में केवल 4 लाइनें खींचा हुआ है, कौन कौन सी, बी को ई से मिला दिए, सी को डी से मिला दिए,
बिंदु ई से भुजा AD पर एक लंब EM खींच दिए और बिंदु D से भुजा AE पर एक लंब DN खींच दिए। बस इतना ही काम किया है हमने। बात समझ में आई है कि नहीं सबके? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं रचना में क्या करना है। हम लिखेंगे रचना में B को E तथा D को C से मिलाया। ठीक, B को E से और D को C से मिलाया। मिला दिए दोनों को, पहले ही मिला चुके हैं। अच्छा जी, एक काम और कर लीजिए। क्या करना है? बिंदु E से भुजा AD पर एक लंब, कौन सा भाई? EM खींचा तथा बिंदु D से भुजा, कौन सी भुजा? AE पर एक लंब, कौन सा लंब? DN खींचा। यहां तक बात क्लियर है? हमने क्या किया? त्रिभुज में जो भी कुछ दिया गया था प्रमेय के कथन में, उसके अनुसार लिख दिया। दिया है, क्या दिया है? एक त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर है BC के। और फिर हमको सिद्ध क्या करना था कि ये जो है ये DE भुजा जो है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, मतलब AD बटे BD बराबर AE बटे CE। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब रचना में क्या किया? B को E से और D को C से, B को E से और D को C से मिलाया। अच्छा, और रचना में क्या किया गया है? बिंदु E से भुजा AD पर एक लंब EM खींच दिया है, EM। बिंदु E से भुजा AD पर एक लंब EM खींचा। फिर तथा बिंदु D से भुजा AE पर एक लंब DN खींचा, DN AE पर। समझ में आ गया है? अच्छा, अब हमको इसका लास्ट हेडिंग डालनी है, क्या? प्रमाण, या उसको कहते हैं उपपत्ति, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ। तो इसका प्रूफ देना है, हमें सिद्ध करना है इसको। अच्छा, तो मेरे पास जगह यहाँ थोड़ी सी कम पड़ रही है और मुझे बाद में इसको मिटाना ही पड़ेगा, तो पहले ही मिटा देता हूँ, बुरा मत मानिएगा। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, मानूंगा नहीं अब मैं। चलो भाई, अब हमारी हेडिंग पड़ेगी उपपत्ति, जिसे कहा जाता है प्रमाण या प्रूफ। देखिए, इसके उपपत्ति में हम क्या करने वाले हैं? तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। और कौन सा त्रिभुज? इस DE भुजा पर जो तीन त्रिभुजों के बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था, कौन कौन सा है? ADE और DEB और DEC, इन्हीं तीनों त्रिभुजों की बात करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा आप इस बात को कि इस भुजा के ऊपर केवल एक ही त्रिभुज मैंने बात बताया आपको, ADE, और इस भुजा के नीचे दो त्रिभुज। तो इस भुजा के नीचे से एक त्रिभुज लेंगे, एक ऊपर से मतलब ये वाला, और फिर नीचे से ये वाला ले लेंगे। उसके बाद फिर ऊपर से इसी त्रिभुज को लिया जाएगा और नीचे से दूसरा वाला त्रिभुज। ठीक, कौन कौन सा? देखिए, ADE त्रिभुज लेंगे और फिर DEB लेंगे। अगली बार फिर से ADE लेंगे और उसके साथ में कौन सा लिया जाएगा? DEC। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ADE
इसका क्या मतलब है जरा समझिएगा। जो हमने लिखा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, इसका मतलब है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक। और बटे में ये वाला त्रिभुज ऊपर है ना, इसको हम ऊपर ही ले रहे हैं, और इसके बटे में कौन सा लेंगे, तो इसके बटे में चाहे आप भाई दो त्रिभुज है इसके नीचे, DEB है और DEC है, कोई भी एक ले लीजिए। अभी इस बार हम DEB ले लेते हैं, DEB। चलिए ADE और DEB इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो बेटा जी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। 1/2 आधार किसका, ADE का आधार। ध्यान समझिएगा, दो लंब पड़े हैं, एक DN पड़ा है, एक EM पड़ा है। हम कौन से लंब की बात करेंगे, तो जरा देखिएगा ये वाला EM लंब जो है वो इस भुजा पर, इस त्रिभुज पर भी है, बताए थे BD पर, है ना। और इसमें भी, तो हम जब DEB की बात कर रहे हैं तो इसी लंब को लेंगे, EM को ही। तो पहले तो आधार लिया जाएगा। आधार, इस आधार पर आधार कौन होगा, EM पर आधार होगा AD और गुणे EM, समझे। चलिए त्रिभुज DEB, इसमें लंब कौन है ये, तो आधार कौन है फिर, BD। 1/2 गुणे BD गुणे कौन भाई, EM। बात समझ में आई। क्या किया हमने, एक त्रिभुज ऊपर से लिया, एक त्रिभुज नीचे से लिया, दोनों को भाग कर दिया गया। क्या, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEB। मतलब ADE के क्षेत्रफल से DEB के क्षेत्रफल में, सॉरी DEB के क्षेत्रफल से ADE के क्षेत्रफल में भाग कर दिया हमने, और ये उसकी वैल्यू है। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, EM और EM एक जैसे हैं, कट जाएंगे भाई साहब। 1/2 से 1/2 निपट गया, बचा क्या, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा, DEB, ये किसके बराबर बचा है, AD बटे BD। बात समझ में आई। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1, ठीक। चलिए पुनः यही काम करना है आपको। क्या करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा लेंगे, ADE। ऊपर तो एक का त्रिभुज है, अब की बार नीचे कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब की बार जो आप लोग कह रहे थे DEC वाला त्रिभुज। चलिए तो क्षेत्रफल त्रिभुज DEC बराबर, चलिए आ जाइए, 1/2 गुणे, भाई साहब कहाँ फंस गए हो, आइए देखें। ADE का क्षेत्रफल इस बार भी फिर वही निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार हम DEC के साथ में निकाल रहे हैं। तो DEC के साथ में लंब कौन है, DN है। तो इस पर जब हम DN लंब लेंगे, यानी ऊंचाई को DN लेंगे, तो आधार कौन मिलेगा, AE। तो यहाँ पे होगा आधार AE और गुणे ऊंचाई कौन होगा, DN। अब DEC में, तो DEC में भुजा कौन सी ली जाएगी, CE। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले ही बता दिया था, CE। और यार क्या लिख रहे हैं, 1/2 गुणे आधार, आधार में CE। अच्छा जी, और ऊंचाई इसकी क्या होगी, DN, ठीक। चलिए तो DN से DN, जैसे उसमें EM से EM गया था, और 1/2 से 1/2, ये तो बड़ी आसानी से निपट जा रहे हैं भाई। क्षेत्रफल त्रिभुज AD, कहाँ लिखा था, ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEC बराबर क्या बचा है, AE बटे में CE, ठीक। ये त्रिभुज हो गया, ये सॉरी त्रिभुज कह रहे हैं, ये इक्वेशन हो गया सेकंड।
दूसरा समीकरण। ठीक, अगर इन दोनों समीकरणों में हम थोड़ा सा नज़र डालें तो ऊपर तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE और क्षेत्रफल त्रिभुज ADE दोनों एक जैसे हैं। इनके जो हर हैं वो दोनों अलग अलग हैं, DEB और DEC। बाकी AD/BD और AE/CE ये तो हमको सिद्ध ही करना था, यही दोनों बराबर सिद्ध करना है। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। अच्छा, इन दोनों के बराबर होने के लिए क्या बराबर होना चाहिए? DEB और DEC, यही दोनों तो अलग हैं, बाकी तो अंश तो एक ही जैसे है, हर ही तो अलग है। तो हर में अगर क्षेत्रफल जो है DEB का DEC के बराबर हो जाए तो हमारा LHS दोनों का बराबर हो जाएगा और फिर RHS अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो हमें बराबर क्या करना है पहले ये समझिए। हमें बराबर करना है DEB और DEC का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल बराबर है। कैसे बराबर है जरा देखिए। जब एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच कोई त्रिभुज बनता है, ठीक है, एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच कोई त्रिभुज बनते हैं तो वो त्रिभुज के क्षेत्रफल हमेशा समान होते हैं। तो यही बात आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, क्योंकि त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज DEB एक ही आधार, कौन सा आधार? DE तथा दो समांतर रेखाओं DE एवं कौन सा? BC के मध्य है। कौन? देखिएगा, क्योंकि त्रिभुज DEC और त्रिभुज DEB एक ही आधार DE, ठीक, तथा दो समांतर रेखाओं कौन कौन सी? DE और BC के मध्य हैं, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज DEC वो बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज DEB के। यही तो आप चाहते थे, DEB का क्षेत्रफल DEC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक, अब जरा देखिएगा, जो आप चाहते थे वो हो ही गया है। ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर हो गया है। जब अंश बराबर था ही, हर भी इसका बराबर हो गया, तो ये LHS इसका दोनों समीकरणों का बराबर हो गया। और अगर समीकरण के LHS बराबर तो RHS भी बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या AD/BD बराबर होगा किसके? AE/CE जी। इति सिद्धम। ठीक, इति सिद्धम मतलब इस प्रकार सिद्ध हुआ। कौन? थेल्स का प्रमेय। ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कौन? ये DE, और वो हमने आपको दिखा दिया है AD/BD, AE/CE, ये दोनों बराबर अनुपात में विभाजित हो रही हैं DE के द्वारा। ये आसान सी प्रमेय थी, थेल्स की प्रमेय। ठीक है, और ये एग्जाम का एक बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग आंसर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में। और ये नीचे से थोड़ा सा कट हो गया था, उसको मैंने कैमरा फिर से मूव कर दिया है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। हालांकि मैंने जो भी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है मैंने उसको बोल कर लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी हमारी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।